नमस्कार, मैं राकेश परमार। मित्रों, आज तो दिन भर दो ही चीज छाया रहा, रिया चक्रवर्ती गिरफ्तार होगी या नहीं। लेकिन शाम को एक बहुत ज्यादा न्यूज आया रिया चक्रवर्ती के विषय में। रिया के अलावा आजकल कोई समाचार लगता है कि जैसे समाचार वाले अब रिया के इर्द गिर्द ही घूम रहे हैं। खैर, उससे भी बड़ा जो 4-5 दिन से एक बवाल चल रहा है, कंगना रनौत वर्सेस संजय राउत। ये रनौत और राउत के बीच का टसल्स को इस हद तक आना पड़ा कि आज संजय राउत ने बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक पत्रकार को बुला करके बकायदा सफाई दिया कि मैंने कुछ कहा नहीं था। मतलब ये सबसे बड़ा बहुत सुखद आश्चर्य है कि शिवसेना पहली बार बैक फुट पर आती नजर आई है। इन्हीं सब मसले पर मैं बात करने के सोचा जी हमारे कुमार श्रीकांत जी इस विषय पर ज्यादा रोशनी डालेंगे कि केंद्र सरकार को वाई ग्रेड की सुरक्षा क्यों देनी पड़ी, इसका तकनीकी पहलू क्या है, राजनीतिक पहलू क्या है। बीइंग पत्रकार कुमार श्रीकांत जी का बहुत लंबा अनुभव है। क्या सोचते हैं, क्या ये भाजपा शिवसेना का खेल है, क्या कंगना रनौत किसी के हाथों की खिलौना बन गई है, या वहां से मुद्दा को हटकाने भटकाने के लिए शिवसेना के ही प्लांट है। ये भी हो सकता है। कई लोग कहते हैं कि ये शिवसेना और कंगना रनौत के ही आपस का है कि हम करें तब तक मुद्दा फट गए। इन्हीं सब विषयों पर मेरे साथ है सत्यनिष्ठ भारत के एडिटर इन चीफ श्री कुमार श्रीकांत जी। इनका आप लोग 5 से 6 बजे तक इनके फेसबुक पर देखते होंगे। बाद में यूट्यूब भी इनका सत्यनिष्ठ भारत पाता है, जो अलग अलग मुद्दों पर शॉर्ट डिबेट होती है। वो ऐसे ऐसे करके नहीं होता, तू मैं नहीं होता। हर आदमी को पूर्ण बोलने की और सही मुद्दे की पहचान है। जैसे इन पर एक ही मुद्दा को लपेटा नहीं देता सुबह से शाम तक। कल कोई और मुद्दा था तो आज कोई और मुद्दा है, फिर कल कोई और मुद्दा होगा। तो हमने चाहा कि इसी तरह के निष्पक्ष पत्रकार से अनुरोध किया जाए तो इस विषय में बात करें। कुमार श्रीकांत जी, आप कंगना रनौत को मिले सुरक्षा पर क्या सोचते हैं? देखिए, एक तो आपका बहुत साधुवाद, आपने बुलाया और मुद्दे पर बातचीत चल रही है। और खास बात यह है कि आप तार्किक मुद्दों को लेकर बात करते हैं। प्रतिदिन मैं देखता हूं आपको, आप ज्यादातर वो मुद्दे चुनते हैं जिन मुद्दों पर मीडिया बात करे या ना करे, मीडिया भी बात कर रहा है या ना करे, लेकिन उनके पीछे स्टोरी के पीछे की स्टोरी, खबर के पीछे की खबर, जिससे ज्यादातर लोग जो बेखबर रहते हैं उन मुद्दों को लेकर आते हैं। और ये बहुत अच्छा और बेहतर काम है। और जिस तरीके से लास्ट टाइम मैंने कहा था कि सुशांत को न्याय दिलाने के लिए तमाम वो आम आवाजें उठी जिनके कारण सुशांत के केस को सबल मिला, बल मिला, और वो आज इस समय अगर आप देखें तो सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है। तो उसमें राकेश सिंह परमार जैसे हजारों लोग, लाखों लोग हैं जिन्होंने काम किया। और राकेश जी, आपने भी काम किया, आपको साधुवाद है इस बात का। अब आता हूं मैं आपका जो सवाल है। मेरा मानना है कि कंगना रनौत को अगर ये सुरक्षा नहीं दी जाती तो सबसे खास बात यह कि कंगना रनौत को इस सुरक्षा की बहुत आवश्यकता थी, बहुत जिम्मेदारी थी। क्योंकि कंगना पर ऐसे अटैक्स, अगर वो मुंबई जाती तो ऐसे अटैक्स हो सकते थे। बाद में तमाम लोग पल्ला झाड़ लेते, वो महाराष्ट्र सरकार होती, पुलिस होती, कि पल्ला झाड़ लेते कि एक मॉब आया, उस मॉब ने कंगना को नुकसान पहुंचा दिया, मार दिया, पीट दिया, कुछ भी हो सकता था। तो कहीं ना कहीं एक ये बेहतर कदम है जो केंद्र सरकार ने किया और कंगना को सुरक्षा दी। लेकिन खास बात यह है, कंगना को सुरक्षा क्यों दी गई है और तमाम महिलाओं को जो देश में है और ऐसे विवादों में सुरक्षा नहीं मिलती, कंगना को इसलिए सुरक्षा दी गई क्योंकि कंगना कहीं ना कहीं बीजेपी की पिच पर खेल रही है और वो बीजेपी की तरफ से थोड़ा बहुत बैटिंग कर रही है। देखिए, जब आप महाराष्ट्र सरकार पर सवाल उठाएंगे, जब आप शिवसेना पर सवाल उठाएंगे और जब आप पूरे पूरे के पूरे एनसीपी और पूरे उस नेक्सस पे सवाल उठाएंगे तो उसका कहीं ना कहीं फायदा जो है वो बीजेपी को तो होगा, विपक्ष में है और वो सेंटर में भी है। तो इसीलिए बीजेपी के बैट से, बीजेपी के पिच पर बैटिंग कर रही है कंगना रनावत। और फिलहाल शिवसेना और महाराष्ट्र सरकार के साथ साथ महाराष्ट्र पुलिस की हर एक बॉल पर वो छक्के मार रही है, और वो छक्के नहीं, मैं अट्ठे कहूंगा, वो बहुत बेहतर मार रही है। और मैं सुरक्षा दिए जाने के सवाल पर तो मैं इतना ही कहूंगा कि सुरक्षा उसको मिलनी चाहिए थी, क्योंकि जिस तरीके से वो बेबाक और बेधड़क बोल रही है, ऐसे लोगों को बहुत खतरा होता है। मैं तो आज आपको बताता हूं, आप मेरे साथ एक प्रोग्राम में थे, ठीक,
और आपको एक व्यक्ति कहा, आप एक थे समाजवादी पार्टी के नेता, वो आपको कह रहे थे कि आपके घर में बाल बच्चा नहीं है राकेश सिंह हाँ, परमार। बाल बच्चे में हाँ, कहने वाला था उसको, बिल्कुल बिल्कुल। कितने बच्चे हैं आपके, आपको डर नहीं लगता? आपके घर में बाल बच्चे नहीं है? तो बताइए, आप लगातार ऐसा ही बोलेंगे और लगातार बोलेंगे तो मुझे लगता है फिर आपको भी सुरक्षा की जरूरत पड़ेगी। हाँ, जी। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि भाजपा के पिच पर खेलने की जैसा बड़ा इल्जाम लगाने से पहले तो भारत सरकार की जिम्मेदारी होती है, राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती है अपने नागरिकों की सुरक्षा देना। मेरे ख्याल से अगर संजय राउत को भी महाराष्ट्र पुलिस पर भरोसा नहीं होता, उनको लगता कि ये कैपेबल है। देखिए, मैं महाराष्ट्र पुलिस को ई कैपेबल क्यों कह रहा हूँ, पहले जान, मैं सारे पुलिस के जवानों से क्षमा मांगते हुए कह रहा हूँ, ये जो सुशांत वाला पर्टिकुलर केस है, उसमें कुछ ना कुछ महाराष्ट्र पुलिस हाइड कर रही है, किसी के दबाव में है। देखिए, महाराष्ट्र पुलिस बिल्कुल ये स्टार्ट लड़ने वाली पुलिस है, हमें कतई उसमें कहीं रत्ती भर भी संदेह नहीं है। लेकिन मेरे पास बुलेट मोटरसाइकिल है और उसमें पेट्रोल ही नहीं होगा तो वो तो साइकिल से भी बेकार है ना भाई। 3.5 कुंटल का वजन लेकर के कहां भाग पाऊंगा मैं? तो जो मेरे अगर ख्याल मैंने से चाबी निकाल ली, चाबी अगर निकाल मैंने तो गाड़ी की चाबी निकाल ली तो चाबी निकाल, बिल्कुल। अच्छा, चाबी भी निकाल दी तो डायरेक्शन अगला डाइवर्शन लगा दे, उधर नहीं आपको इधर ही घूमना है, तो क्या करोगे? मेन रोड पर दीवार लगा दिया। मुंबई पुलिस के साथ सुशांत वाले केस में जरूर कुछ मतलब फाउल प्ले हुआ हो, दबाव हुआ हो, ऐसा है। अगर संजय राउत भी इस मामले में भारत सरकार से सुरक्षा मांगते तो मेरे ख्याल से गृह मंत्री उनको सुरक्षा देते। अगर उनको लगता कि भाई मुंबई में मैं सुरक्षित नहीं हूं तो जरूर देते। तो क्या संजय राउत भाजपा के पीछे थोड़ा खेले? सुरक्षा राजनीतिक कारण से नहीं हो सकता, मेरा अपना मानना है। अब आते हैं कंगना रनौत को सुरक्षा क्यों दिया गया, वो बात आप नहीं कह पाए। मैं जो मुझे लग रहा है आप उसमें करेक्ट करिएगा। शिवसेना एक राजनीतिक पार्टी नहीं है, मैं बिल्कुल बड़ा क्लियर कह रहा हूं, चाहे तो शिवसेना मेरे पर केस करे। शिवसेना का जो राजनीति है ना, वो है डर की राजनीति, गुंडई की राजनीति, लोकतंत्र नहीं ठोक तंत्र की राजनीति। वहां कहते हैं ना, ठोक दो मार दो। इसमें भी शिवसेना के एमएलए चुना हुआ जनप्रतिनिधि कह रहे कि फिर तो इनको शिवसेना के तरीके से जवाब दिया जाएगा, मतलब मारा पीटा जाएगा। शिवसेना का बाला साहब ठाकरे का इतिहास है, जिन्होंने उसका स्थापना किया था कि पहले उन्होंने उठाओ लूंगी बजाओ पूंगी, मिल मालिकों को पीटो और बोलो कि हमको नौकरी दो। तो ये लोग पीट मार यही करके करते हैं। ऐसे में एक महिला है, जो एक लड़की भी है, उसका एक संजय राउत जैसा बड़ा नेता कह रहा है कि हरामखोर है। मतलब आप एक, सबसे पहले आप बताइए, आप भाजपा के पीछे हटिए, जरा शिवसेना के पीछे पर आइए। संजय राउत को, उस एक लड़की को हरामखोर कहने की बात को आप कम कहते हैं? मैं माना कि कंगना राउत ने कहा कि मुंबई किसी के बाप का नहीं है, लेकिन बाप मतलब संजय राउत के पिता नहीं कहा जाता ना कि एक मुंबई शहर किसी के, मेरे आपके या किसी के बाप का कैसे हो सकता है? भारत के संविधान समस्त भारतवर्ष को सभी के बाप का दिया है। हम लोग यूपी बिहार से दिल्ली में आए हैं ना, तो कोई कहेगा कि तुम यहाँ से हट जाओ, किसी के बाप का दिल्ली है? ये बाप का दिल्ली का मतलब महाराष्ट्र की अस्मिता नहीं है। चूंकि क्या है कि संजय राउत और शिवसेना खुद ही उलझी पड़ी है, परेशान हुई है, इस केस से लोगों को गुमराह करना चाहती है, दिमाग को हटाना चाहती है, इसलिए उसको मराठी अस्मिता से जोड़ दिया। क्या आपको ऐसा लगता है? क्योंकि मुंबई किसी का बाप का कहना महाराष्ट्र और मुंबई का तो अपमान है नहीं, ये तो बड़ा सम्मान की बात है कि मैं आपके पिताजी को अपना पिताजी कह रहा हूँ, तो आपके पिताजी का सम्मान करूंगा, अपमान कर रहा हूँ। आप बताइए कि अगर मैं आपके आदरणीय पिताजी का पांव छू के कहूं, हे पिताजी आपको सादर नमन है, तो मैं आपके पिताजी का सम्मान कर रहा हूं, अपमान कर रहा हूं? वो मुंबई को कह रही है कि किसी का बाप का नहीं, मेरा भी मुंबई है, तो वो मुंबईकर और महाराष्ट्र का सम्मान कर रही है, शिवसेना इसको दूसरे तरफ ले रही है। आप क्या सोचते हैं? देखिए, कहीं ना कहीं शिवसेना अपने ही बने बनाए खेल में फंस रही है, और जिस मकड़ जाल को शिवसेना ने बनाया है उसमें खुद शिवसेना मकड़ी नहीं चारे की तरह फंस रही है। शिवसेना का बीएमसी, क्योंकि देखिए बीएमसी शिवसेना के अंडर आती है, सरकार भी शिवसेना की है कहा जा सकता है, वो एनसीपी और कांग्रेस चला रही है, वो अलग विषय है। लेकिन बीएमसी जिस तरीके से नोटिस लेकर कंगना के यहाँ पहुंचती है, और कुछ भी ऐसा आप कह सकते हैं कुछ भी ऐसा कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ है जो नियमों को ताक पर रखकर किया गया हो, फिर भी बीएमसी बिना नोटिस दिए पहुंचती है, बिना नोटिस दिए पहुंचती है। हाँ नोटिस ठीक है, नहीं बिना दिया है। नोटिस दिए पहुंचती है, और पहुंच के नोटिस देती है, कहती है ये गलत है, वो गलत है, वो गलत है।
तो राकेश परमार जी ने अपना घर बनाया और दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से घर का नक्शा पास कराया। अब पास कराने के बाद कल की डेट में दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन पहुंच जाए कि राकेश जी आपका छज्जा गलत है, छत गलत है और घर का ये कमरा गलत है, तो इसका ये मतलब है 5 कि साल पहले वो पहले से पूछ बना गया। है तब। हाँ, 5 हाँ साल पहले का, आज नहीं बना वो, हाँ हाँ 2016 का है। मतलब आज हाँ उसने सरकार से पंगा लिया और आज ही खराब हो गया। ये इंटेंशन गलत है, ये बताइए। हाँ। तो कहीं ना कहीं धमकाना, देखिए शिवसेना ना केवल अपने नेताओं के द्वारा धमका रही है, शिवसेना ना केवल उन लोगों के साथ मिलकर धमका रही है, शिवसेना के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट धमका रहे हैं। यहां तक नहीं कि शिवसेना उनके नामों को, आप कह सकते हैं कि उसके उनके वो जो कंगना रनौत है उसके पुतले को जला रही है, गालियां दे रही है, और उसको आप कह सकते हैं मॉब लिंच करने की एक तरीके से प्लानिंग बना रही है। यहां तक नहीं बल्कि सत्ता में है इसीलिए बीएमसी का भी बेजा इस्तेमाल कर रही है। तो इसमें सुरक्षा तो लाजमी है। आप मुझे बताइए, कंगना रनौत के पास 10 बॉडीगार्ड हो, 20 बॉडीगार्ड हो, पर वो 20 बॉडीगार्ड 300 लोगों को रोक पाएंगे कंगना रनौत को मॉब लिंच होने से? और एक बार मॉब लिंच हो जाए उसके बाद कानून होता रहे, उसमें जांच होती रहे, पुलिस जांच करे, सीबीआई जांच करे और वो मामला खींचे, तो सच के खिलाफ आवाज उठाने से पहले आदमी एक बार नहीं 100 बार सोचेगा। इसीलिए सुरक्षा मिलनी लाजमी है। वो मैं चाह रहा था कि आप बोले सुरक्षा पर, खैर। लेकिन दूसरा विषय ये है कि इसमें शिवसेना ना जिसके घर शीशे के होते हैं, आपको पता है वो दूसरा लाइट पता बंद नहीं करके होगा। कपड़े, है ना, लाइट बंद करके कपड़े बदलते हैं। तो शिवसेना ने अपने शीशे के घर में लाइट नहीं बंद की, बल्कि और दो लाइट चार जला दे। हाइड्रोजन लाइट लगा दी और पूरे नंगी हो गई। पब्लिक डोमेन में आम लेमैन आदमी को, वो मजदूर से लेकर एक फैक्ट्री मालिक तक, एक विद्यार्थी से लेकर एक शिक्षक तक, सबको शिवसेना का जो चरित्र है वो क्लियर दिख रहा है। एक अंकित सिंह राजपूत जी हैं, आपने लिखा कि भाई उद्धव, उद्धव ठाकरे है लेकिन सिर्फ उद्धव लिखा, उद्धव कठपुतली ही बने रहेंगे कि अपनी चुप्पी तोड़ेंगे। अंकित जी, आज उन्होंने चुप्पी तोड़ा और बाकायदा कहा कि महाराष्ट्र अपमान नहीं किया जाए, नहीं बर्दाश्त होगा। उन्होंने संजय राउत के बयान के ही आगे बोला। बाकी कुमार श्रीकांत जी इस पर अपना राय दें। देखिए इस वक्त मेरा मानना है कि उद्धव ठाकरे जानबूझकर मीडिया में आकर अपनी बातें नहीं कह रहे हैं, क्योंकि अपने एक सिपा सलार नहीं, को कह दिया, छोड़ शाम को रखा कह है। दिया उन्होंने। ना क्लियर कर दूं, ठीक है। शाम को उनका हाँ वीडियो बयान आ गया कि मुंबई हाँ में जो लोग कमाते हैं, खाते हैं, नाम कमाते हैं, उनको मुंबईकर का अपमान करने की इजाजत नहीं, बोल दिया मुख्यमंत्री। ठीक है, लेकिन आप सोचिए ना कि वो बिना किसी साक्ष्य के या बिना किसी लॉजिक के बात कर रहे हैं। कंगना ने ऐसा नहीं किसी मुंबई का अपमान नहीं किया, आप समझिए, लेकिन इतने दिनों से अपने सिपा सलार को छोड़ रखा था काउंटर करने के लिए, कंगना और सुशांत के केस में बात करने के लिए, सरकार को डिफेंड करने के लिए, मुंबई पुलिस को डिफेंड करने के लिए, और हर एक लीगल या एस्पेक्ट पर बात करने के लिए छोड़ रखा था, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उद्धव ठाकरे ने केवल चुप्पी किस बात पर तोड़ी है, समझिए ना। उद्धव ठाकरे ने ये बोला है, खबर मुझे भी पता है, उद्धव ठाकरे ने केवल यही बोला है कि जो मुंबई में आकर नाम, इज्जत, दौलत, शोहरत कमाते हैं, वो मुंबई को सम्मान नहीं देते, इसी पे ना। लेकिन ये सोचिए, क्या वो अपने सिपा सलार के खिलाफ एक शब्द बोला उन्होंने? क्या नहीं बीएमसी के नहीं, कृत्य के खिलाफ एक शब्द बोला है? क्या मुंबई पुलिस के कामों पर एक शब्द बोला है? क्या अपने गृह मंत्री पर लेकर एक शब्द बोला है? नहीं बोला है ना। तो इन चीजों को एक तरीके से सोचिए कि उद्धव ठाकरे डिफेंड करके गए, केवल बयान मत समझिए, डिफेंड कर रहे बाकी चीजों पर चुप्पी भी आपकी मौन स्वीकार्यता दे जाती है। तो मौन स्वीकार्यता उद्धव ठाकरे ने बाकी सारे क्रियाकलापों पर दे दी है, समझिए। एक बात कुमार श्रीकांत जी बताएं, अब सुरक्षा पर ही आपसे बात है। ये जो सुरक्षा मिला है, मेन मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, हम लोग तो हर सक्रिय रहते हैं। आप तो खैर मशहूर पत्रकार ही हैं, आपके वजह से हम भी 2-4 चैनलों पर आ जाते हैं, एक तो आप ही पे आते हैं, तो हम लोग मीडिया को देखते हैं। ये जो बयान आ रहा है ना, तो सीधा बटा हुआ समाज है। राजनीतिक दल तो बयान दे ही रहा है कि कंगना रनौत को दे दिया, उनको वाई ग्रेड क्यों, जेड प्लस दे देना था, एसपीजी रख लेना था, फलाना था।
वो जो राष्ट्रीय जो भारत के राष्ट्रपति का कार्यक्रम होता है, सिनेमा के लोगों को पुरस्कार मिलता है, जिसमें कंगना रनौत को भी पुरस्कार मिला था एक फिल्म के लिए जो भारत के राष्ट्रपति देते हैं, उसमें प्रधानमंत्री के साथ का फोटो आज लगा हुआ है कि ये फोटो बता रहा है कंगना ने। तो वो इस तरह की जो उल जलूल बयानें आ रही है, मतलब टोटल बटा हुआ है, मेन मीडिया हो या सोशल मीडिया हो। मतलब हमारे देश में लोग अपना भेजा नहीं लगाते, कहीं भी राजनीतिक लाभ हानि देख करके ही प्रश्न करते हैं। आप क्या सोचते हैं? देखिए, मेरा मानना है कि जब ऊपर वाला आपको नीचे भेजता है तो आपको भेजने के वक्त भी भेजा आपके साथ भेजता है, तो उस भेजे का सही इस्तेमाल अगर आप नहीं करेंगे तो आप केवल ट्रोल प्रजाति, एक नया प्रकार का जीव है जो पिछले 5-7 सालों में है ना पनपा है, बना है, उदय हुआ है, इसे ट्रोल्स प्रजाति कहते हैं। ये केवल ट्रोलिंग करता है। तो लोग, आप सोचिए कि जो कंगना को लेकर ट्रोल कर रहे हैं, मैं क्लियर कट कर देता हूं, वो आम आदमी नहीं है, ये समझिए। वो आम आदमी नहीं है, मेरे आपकी तरह आम आदमी नहीं है। वो लोग हैं जिन लोगों को भाड़े पर रखा जाता है और एक ट्वीट के हिसाब से पैसा दिया जाता है। 1000 ट्वीट हो गए तो उसके हिसाब से पैसा दिया जाता है। और अगर वो ट्विटर पे ट्रेंड करवा दे, आईटी प्रोफेशनल उसको ट्रेंड करवाते हैं, आईटी प्रोफेशनल को रखा जाता है। और तमाम बड़ी से बड़ी पार्टियां, छोटी से छोटी पार्टियां ऐसे ट्रोलर्स को रखती है, आईटी प्रोफेशनल्स को। और दूसरी चीज, जिस पिक को लेकर बवाल काटा जा रहा है, मैं आपको बताता चलूं, वो पिक फिल्मों पर दिए गए अवार्ड्स को लेकर नहीं है, पुरस्कारों को लेकर नहीं है, बल्कि देश के प्रधानमंत्री ने मीडिया, क्या कहते हैं, बॉलीवुड के तमाम उन लोगों को अपने यहाँ इनवाइट किया था। उसमें आमिर खान भी थे और उसमें तमाम लोग थे, अभिनेत्री भी थी, डायरेक्टर्स भी थे। उसमें कंगना आई थी और वो फोटो उस दिन का है, ना कि किसी पुरस्कार समारोह पर जब देश के प्रधानमंत्री हाथ मिला रहे हैं। और खास तौर जब ऐसे पुरस्कार दिए जाते हैं, नेशनल अवार्ड जब दिया जाता है फिल्मों के लिए, तो उस वक्त प्रधानमंत्री का सीधे संवाद नहीं होता, बल्कि महामहिम का संवाद होता है। तो उसको गलत सेंस में ट्रोल किया जा रहा है। देखिए, इस देश में सब पर सवाल उठता है, हर एक व्यक्ति पर सवाल उठता है। जी, वीरेंद्र बहादुर सिंह जो है, भोजपुर जिला के बरहारा विधानसभा से विधायक के टिकट के दावेदार हैं। एक इनको शुभकामनाएं और शुभ आशीर्वाद दीजिए कि ये अपने मिशन में सफल हो। आप लिख रहे कि अब बस शिवसेना खत्म के कगार पर, ये तो राजनीतिक बयान है, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, शिवसेना खत्म के कगार पर है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। शिवसेना ने जब एनसीपी और कांग्रेस के साथ जब सत्ता में वो आ गए, उसी दिन समझ लीजिए कि वो जो प्रो वोट बैंक है, या फिर जिस चीज की वो शिवसेना राजनीति करती थी, मुंबई के बाहर की राजनीति, वो क्लियर कट है कि बीजेपी उसे ध्रुवीकरण करेगी, अपने हिस्से में लाएगी। और शिवसेना जिस तरीके से एनसीपी एक धर्म विशेष को खुश करने के लिए तमाम चीजें कर रही है, कांग्रेस को खुश करने के लिए कर रही है, तो उसका डेंट जो है शिवसेना के पोस्टर पे पड़ेगा। और शिवसेना के जो मेन वोट बैंक है, मराठी अस्मिता को लेकर हो या हिंदूवादी फेस को लेकर हो, वो माइनस जाएगा। इसीलिए देखिए, बता रहा हूं एक और चीज, रामलला के दर्शन करने को उद्धव ठाकरे आने वाले थे, रामलला के दर्शन करने को उद्धव ठाकरे आने वाले थे, लेकिन एन समय पे चीजें बदली और शिवसेना अब हिंदूवादी विचारधारा या हिंदू पोस्टर बॉय की तरह उद्धव ठाकरे और शिवसेना खुद को प्रस्तुत भी नहीं कर रही है। तो आप सोच लीजिए शिवसेना खत्म होने के, उन्होंने तो कई हिंदू धर्म के विरोध में बयान दिया है। अब वो शिवसेना हिंदू नहीं रहे, वो तो मुस्लिम लीग की कॉपी हो गई है। कई हिंदू विरोध बयान जो है, पालघर देख लीजिए। हाँ, मतलब पालघर वाले घटना में मतलब वो वैसे के कर वैसे उनके सामने फीका नजर आने लगा है शिवसेना के कई बयान है। खैर, सुशांत राजपूत केस में आम आदमी जो ना तो पत्रकार है, ये सब युवा है, पढ़े लिखे लोग हैं, ये वीर प्रताप सिंह एक पटना के युवा है, बिहार के। आपने लिखा है कि सुशांत सिंह केस में शिवसेना के नेता है, मर्डर में हाथ है उनका, इसीलिए शिवसेना अपनी पार्टी को बदनाम होने नहीं देना चाहती है, इसीलिए रिया चक्रवर्ती को शिवसेना पार्टी बचा रही है। ये आम लोगों का राय है, ये कोई सिर्फ वीर प्रताप का नहीं है। मीडिया में इस बात पर चर्चा है, आपने भी एक बार में चर्चा में कहा था, आम लोगों का चर्चा है कि क्या सुशांत सिंह राजपूत केस में कोई बड़ा आदमी, इन्होंने तो बकायदे शिवसेना रखा,
हम लोग तो अभी आशंका कर चुके, हम लोग बड़े जिम्मेवार लोग हैं, टीवी पर काम करते हैं, हम ऐसे नहीं कह सकते, तो हम लोग जिम्मेवारी से कहते हैं कुछ तो बड़ा लोग है जिसके लिए पुलिस मजबूर है, पुलिस का हाथ बंधा हुआ है। आप इस विषय में क्या सोचते? देखिए, मैं जो ये कह रहे हैं ध्यान रखिए, ऐसे लोग ट्रोल्स नहीं है, आप समझिए, ऐसे लोग उस ट्रोल प्रजाति के नहीं है, और जो ट्रोलिंग कर रहे हैं वो अलग है। और सुशांत को न्याय दिलाने के लिए ट्रोल्स नहीं आए हैं, आम आदमी आए हैं। आम आदमी का ट्वीट अलग होता है और ट्रोल्स अलग होते हैं। और जैसा कि आपके ही प्रोग्राम में पहले भी मैंने इस बात को कहा था, फिर उस बात को बता देता हूं, कहीं ना कहीं शिवसेना का जो बेबी पेगविन है, ठीक है ना, जो बेबी पेगविन है, उस व्यक्ति का सीधे या फिर आप कह सकते हैं सीधे तौर पर सुशांत नहीं, लेकिन उसकी सेक्रेटरी की हत्या जिस दिन हुई थी वो व्यक्ति वहां मौजूद था, और वो व्यक्ति उस नेक्सस का हिस्सा है जिस नेक्सस ने सुशांत और उसकी सेक्रेटरी को काल के गाल में समा दिया था। तो क्लियर कट है कि अगर वो व्यक्ति नापा जाएगा, वो बेबी पेगविन नापा जाएगा, तो शिवसेना भी नापी जाएगी। उद्धव ठाकरे पर आंच आएगी, जब उनके बेटे पे आंच आएगी तो उद्धव ठाकरे पे आंच आएगी, उनकी सरकार पे आंच आएगी। तो क्लियर कट है जी। अंकित सिंह राजपूत ये भी बिहार के हैं। आपने कहा है कि आज अर्णव गोस्वामी के आर भारत के चैनल के पर जो डिबेट होती है, जैसे हम लोग भी करते हैं, उसमें आज अर्णव गोस्वामी के रिपब्लिक भारत न्यूज में एक शिवसेना समर्थक ने कंगना के लिए तवायफ शब्द का इस्तेमाल किया है। कैसे माना जाए कि वो पार्टी महिलाओं का सम्मान भी कर सकती है जो एक महिला को तवायफ करे? अंकित सिंह का प्रश्न तो बहुत ही जायज है और एकदम रिलेटेड है। अगर टीवी डिबेट में एक लड़की का, भारत की महिला का अगर आप तवायफ कह रहे हैं, तो आपके पास महिलाओं का सम्मान है, ये तो वाकई, तो मेरे ख्याल से इसमें तो कुछ कहने की बात ही नहीं है, मतलब हाँ कह देना है। आप क्या कहना चाहते? मैं तो कहता हूँ हाँ, मेरे लिए तो कोई शब्द ही नहीं बाकी रह गया, इन्होंने तो सब कह दिया अंकित सिंह ने। देखिए, शिवसेना के उस शिव सैनिक को, शिव सैनिक कहते हैं ना वो अपने आप को, शिवसेना के उस शिव सैनिक, हाँ, उस शिव सैनिक को सोचना चाहिए। नाम लेना ही अब इन लोगों को मुझे केस करना पड़ेगा, तब तुम लोग भगवान शिव का नाम बताओ। हाँ। शिव के लायक नहीं है, क्योंकि भगवान शिव महिलाओं की इतना सम्मान करते थे, अर्धनारीश्वर, आधा माने थे कि मैं, मेरे में आधे हैं पार्वती। भगवान शिव से तो ज्यादा महिला का कोई सम्मान ही नहीं किया। उनके पत्नी के थोड़े अपमान में क्या क्या कह दिया वो एक अलग मुद्दा है। अब बने, देखिए, मेरा मानना है कि उस शिव सैनिक को सोचना चाहिए कि उसके पार्टी का जो मेन ऑफिस है, जहां उसके सीएम रहते हैं और शिवसेना के अध्यक्ष रहते हैं, उस जगह का नाम मातोश्री है। मातोश्री है, महिला सम्मान, बिल्कुल बिल्कुल। एक महिला से रिलेटेड है, उनकी माता के नाम पर, बाला साहब ठाकरे की माता के नाम पर है। बाद में उन्होंने अपने पत्नी का भी नाम उसमें एडजस्ट किया। क्या यही शिव सैनिकों का महिलाओं के माता श्री, चाहे बाला साहब की माता जी हो, उद्धव की माता जी हो, पेंगू की माता जी हो, माता तो माता होता है, उसमें तो कोई मातोश्री, नामी मातोश्री। और क्या वो माता को, एक महिला को, देश की आम एक बेटी को यही सम्मान देते हैं पब्लिक डोमेन में, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, और सार्वजनिक चर्चा में उस लड़की को तवायफ कह देते हैं? तो सोचने का विषय। और आम आदमी को, और महाराष्ट्रियन जितने मुंबई कर है और महाराष्ट्र के लोग हैं, उनको सोचना चाहिए, क्या वही शिवसेना है जिसकी स्थापना किन किन कारणों से हुई थी और किन मुद्दों पर हुई थी, और आज वही शिवसेना रसातल में धसी जा रही है, और इतने बुरे रसातल में है कि वो बजा रही है और उसमें से गंध आ रही है। खैर, अंकित सिंह ने दोबारा लिखा है कि ऐसा उनको नहीं कहना चाहिए, सब ठीक है। एक प्रश्न का जवाब बनता है, ये सुरक्षा रक्षा वाला तो मामला है ही है। एक चीज आप अपने अनुभवी नजरों से बताएं, रिया चक्रवर्ती जब जब उसको सीबीआई, एनसीबी, एनआरसी जब पूछताछ के लिए बुलाती है तो किसी ना किसी बहाने पुलिस में जाती है। अभी भी 7 बजे से, जब हम लोग 10 बजे अपना कार्यक्रम चालू किए, 3 घंटा से भी ऊपर हो गया, वो अभी पुलिस से पता ना क्या कर रही है। इसमें मेरा 3 प्रश्न, आप उसका उत्तर दीजिए। क्या एक एक करके पूछिएगा, मेरा माइंड उतना तेज नहीं है। कल एक प्रश्न, क्या जैसा कि बदनामी हो रहा है कि उसको कोई फ्रॉड कर रहा है, तो क्या वो हर पूछताछ की अपडेट देने पुलिस के यहाँ जाती है? क्योंकि सुरक्षा तो उसको पहले दिन मिल गया था, सुरक्षा का तो अब इशू रहा ही नहीं।
तो पहला एक एक बार आप पहले पर बताए, क्या वो पुलिस को अपडेट करने के लिए जाते कि किस लिए पुलिस थाने में जाती है हर जांच के बाद? ये अगला बात। आपने सवाल नहीं किया, आपने सवाल में उत्तर भी दे दिया, लेकिन उस उत्तर में एक छोटी सी चीज मैं जोड़ देता हूं। वो ना केवल अपडेट करने जाती है, बल्कि अपडेट के साथ साथ आगे क्या करना है, सीबीआई को किस तरीके से फेस करना है, फेमा को किस तरीके से फेस करना है, और तमाम जांच एजेंसियों को किस तरीके से फेस करना है, और क्या कहना और क्या छुपा जाना और किस चीज को शील्ड करना है, वो तमाम चीजें मुंबई के पुलिस के वो तमाम आला अधिकारी उसको प्लांट करते हैं, बताते हैं अपने अनुभवों के हिसाब से। और मेरा मानना है कि मुंबई पुलिस कमिश्नर या तमाम वो लोग हैं जो उसको क्लियर कट डू एंड डोंट, इन दोनों चीजों को समझाते हैं, जी ब्रीफ करते हैं। ठीक है। अब आज एक खबर आया, आज जब 3 घंटा से ज्यादा रही तो आज दिन में उनके रिया चक्रवर्ती के वकील ने एक एफआईआर दर्ज कराया, लिखित एफआईआर मुंबई पुलिस कमिश्नर बांद्रा पुलिस स्टेशन में, जो सुशांत सिंह राजपूत के घर का पुलिस सब डिवीजन है, कि दिल्ली में सुशांत सिंह राजपूत के बहन ने एक फर्जी प्रिस्क्रिप्शन तैयार किया है। इसमें सुशांत सिंह चूंकि मुंबई में थे और दिल्ली में कैसे बन गया, इस पर एक 420 का केस लगाया हुआ है, उन्होंने लगाया। पहले उसकी पूरी सुन लीजिए। शाम को 9 बजे विकास सिंह, सुशांत सिंह के पिताजी के वकील ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और बताया कि अगर इस तरह की कोई स्टेटमेंट देने रिया चक्रवर्ती गई है तो ये अपने आप में एक सजा है, अपने आप में एक सुप्रीम कोर्ट का अवहेलना है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार सुशांत सिंह राजपूत से संबंधित कोई भी केस देश के किसी भी कोने में रजिस्टर्ड हो या होने वाला हो या हो चुका हो, वो ऑल आर ट्रांसफर टू सीबीआई। तो उसके बाद अगर वो पुलिस में गई है तो ये अपने आप में एक ऑफेंस हो गया, वो एक केस बन गई। अभी ये बात चल ही रहा था, तब तक प्रेस तो सीधा प्रेस कॉन्फ्रेंस लाइव दे रहा था, मैं भी उसी पर देख रहा था। रिया चक्रवर्ती के वकील ने तुरंत ट्वीट किया कि हाँ, वो मुंबई पुलिस सब डिवीजन में नहीं है, अगर रजिस्टर होगा तो सीबीआई को चला जाएगा, उन्होंने क्लियर किया। तो पत्रकारों ने कहा कि अभी अभी उनका बयान आ गया है, तो विकास ने कहा हाँ, वकील सब बात को जानते हैं, उसकी कंप्लेक्सिटी को कि वो असल में है क्या। जब ये हो गया तब भी 3 घंटा से ऊपर रिया चक्रवर्ती मुंबई पुलिस में क्यों जा रही है? क्या उसको इस कानून का नहीं है, या वो माइंडली गेम खेल रही है कि तू लड़ेगी तो मैं भी तेरे विरुद्ध लड़ूंगी? आप क्या सोचते हैं? देखिए, ये ये इसे मैं कहता हूं शैडो हंटिंग। शैडो हंटिंग यानी कि आप सोचिए कि आप जब कुछ कर नहीं सकते, जब आपके हाथ में कुछ नहीं है, तो आप चीखते हैं, चिल्लाते हैं, और जो एक कहावत है कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। तो एक तरीके से, क्योंकि रिया के हाथ में कानूनी तौर पर देखा जाए या पुलिस मॉड्यूल में देखा जाए तो कोई चीजें बनती नहीं है। और अगर वो सुशांत के परिवार के खिलाफ कुछ करे या सुशांत को लेकर कोई बात करे तो उसे सीबीआई ही जानी पड़ेगी, सीबीआई के पास ही जाना पड़ेगा। इसीलिए ये क्लियर कट है कि वो कुछ नहीं कर पाती, क्योंकि उसके हाथ बंधे हुए। कानूनी पहलू से आप देखें तो कुछ ऐसा एक्शन या कुछ ऐसा स्टेप ले ही नहीं सकती, लेकिन आक्रोश, गुस्सा या एक तरीके से जो थ्रेटस जो होता है ना, वो कहाँ निकालेगी वो। तो ऐसे उल जुलूल चीजें कर रही है, लेकिन आप कानून के हिसाब से देखें, आप खुद जानते हैं कि इन चीजों का ना टिकना बड़ा मुश्किल है जमीन पर, क्योंकि सारे सारे एविडेंस, सब कुछ A to Z, और उस केस से जुड़ी हुई हर एक जानकारी, हर एक सुलह समझौता सब सीबीआई के अंदर जाएगा। तो कहीं ना कहीं वो थ्रेट करना चाहती थी, डराना चाहती थी, लेकिन कानूनी पक्ष कहीं ना कहीं उसने देखा नहीं होगा। ये भी हो सकता है, या फिर एक तरीके से शेडो हंटिंग है ये, इसे मैं शेडो हंटिंग समझता हूँ। एक चीज मैंने आज नोटिस किया, पता ना आपका नजर गया कि नहीं, मैं आपके सामने लाता हूँ। रिया चक्रवर्ती को पुलिस की सुरक्षा मिला हुआ है, आने जाने में बिल्कुल मंत्री की तरह से एस्कॉर्ट लगता है, रूट लगता है, आगे पीछे सुरक्षा की गाड़ी लगती है, तब जाती है पुलिस। अब तो रास्ता लगा दिया, कल एक मिसबिहेव हुआ, मैं उसकी निंदा करता हूँ, पत्रकारों को उतनी माइक नहीं घुसड़नी चाहिए थी, सोशल डिस्टेंस बनाना चाहिए था, लेकिन आज सारा एक मिनट, पत्रकारों को हमेशा घेर के रखा जाता है, रिया को घेर के रखा जाता है, और वो स्पेस दिया गया जानबूझ के कि पत्रकार वो माइक ठूसे,
वो बेचारों की गलती नहीं है, उन बेचारों को एक्सक्लूसिव फुटेज और एक्सक्लूसिव बाइट चाहिए और फेस टू फेस का क्लोजअप चाहिए। स्पेस दिया गया ताकि ये खबर बने, ताकि एक ह्यूमन टच बने कि देखिए पत्रकार किस तरीके से मीडिया ट्रायल कर रहे हैं। अब अपनी बात को ओ कहिए। हाँ, ये है पत्रकारिता जो पर मेरी नजर नहीं गई। हाँ, और दिन घेरा गया था, लेकिन कल क्लोजर जाने दिया गया ताकि ये बाहर चले। आज कई पत्रकार, मेरे बहुत बड़े मित्र हैं पत्रकार, उन्होंने लिखा कि ये गिद्ध है। एक पत्रकार ने लिखा मैं शर्मिंदा हूं, मैंने भी नीचे लिखा मैं भी शर्मिंदा हूं। तो मतलब आप मैं बिल्कुल नहीं हूं, ठीक कर रहे हैं। आप मैं नहीं हूं, मैं आपकी खबर को समझता हूं। हाँ। हाँ हाँ हाँ, तो जो समझदार आदमी है वो समझता है ना। जैसे हम तो ह्यूमन बींग कहे कि ये गलत बात है। खैर, अरे नहीं नहीं, एक ऐसी बात चीज ही नहीं। हाँ। एक एक चीज मैं आज पढ़ा, मैं आप पर उसका राय लेता हूं। मैं कह रहा हूं कि रिया को सुरक्षा मिला है मुंबई पुलिस के जवानों का। हम्म। मुंबई पुलिस के लोग उनको घेरे में ले रहते हैं। सीबीआई के, एनसीबी के, सीआरपी के ऑफिस में तो वो सुरक्षा के ऊपर किसी को जाने की इजाजत नहीं है। लेकिन दो सादे वर्दीधारी सफारी पहने हुए जैसे प्राइवेट गार्ड होते हैं, एस्कॉर्ट। मतलब वो हाँ। दो चार लोग उसके साथ रह हम्म। रहे हैं। क्या ये निजी बॉडीगार्ड है? भाई, हम्म। हर सिनेमा कलाकार का बॉडीगार्ड बाउंसर रहते हैं, ये कोई नया बात नहीं हो सकता है। हम्म। लेकिन रिया हम्म। चक्रवर्ती अपने शब्दों में कि मेरे पास 17,000 की है, मैं कहां से दूंगी, 1 करोड़ की गाड़ी में घूमती है, वो अलग बात है। हम्म। तो मेरा ही अपना आकलन है, आपका जैसे पत्रकार नजर आपने पढ़ा ना उसी तरह से पढ़ी कि क्या वो किसी के गिरफ्त में है? वो चार लोग किसी के लोग हैं जो 24 घंटा उनके साथ रह रहे हैं कि उसने पुलिस में क्या बोला, प्रेस में क्या बोला, कहां बोला। क्या वो क्लोज सर्किट कैमरा है, सीसीटीवी है किसी के, या बॉडीगार्ड ही है? उसने पुलिस के अलावा भी अपने 4 बॉडीगार्ड रखा, उसको भी मुंबई पुलिस को भरोसा नहीं रखा यार क्या हो जाएगा, इसलिए अपना निजी गार्ड रख ले। इन हम्म। सारे पहलुओं पर कृपया विस्तार से। देखिए बेसिक है, रिया कहती है कि मैंने 50,000 का लोन लिया है और उस 50,000 के लोन का 17,000 ईएमआई दे रही हूँ। तो उस बैंक को मैंने गूगल पे बहुत सर्च किया पर वो बैंक मुझे मिला नहीं, और एचडीएफसी ने अगर दिया है तो एचडीएफसी पर मैं केस करूंगा। खैर बहरहाल देखिए, रिया की आर्थिक हालत ऐसी नहीं है कि वो चार ऐसे एस्कॉर्ट के व्यक्तियों को रखे। और ये ध्यान रखिए, ये मुंबई पुलिस के जवान नहीं लगते हैं, ध्यान रखिएगा। ना मुंबई मुंबई पुलिस पुलिस के नहीं है। जवान नहीं लग बिल्कुल नहीं लगते हैं। और ना ही ये लोकल एजेंसी सिक्योरिटी ऑफिस के जवान लगते हैं। दे जिन्हें तो अपना ऑल बिल्ला आर लगा था। हाँ, दे ऑल आर हाईली ट्रेंड, हाईली मोटिवेटेड। और वो सभी लोग ऐसे लगते हैं कि वो सभी लोग एक माइंड गैप, या आप कह सकते हैं कि सेना के पूर्व, या फिर जिनको ऐसी ट्रेनिंग मिली है कि वो विषम से विषम परिस्थितियों में व्यक्ति को गार्ड करने में इच्छुक है। और ऐसे लोगों की सैलरी या ऐसे लोगों को हायर करना हम आप या फिर एक सी ग्रेड हीरोइन के या हीरो के बस का नहीं है। क्योंकि उन वो 1 महीने अगर गार्ड करेंगे और कंडीशन ऑन टर्म्स के साथ गार्ड करेंगे, नॉर्मल गार्डिंग अलग होती है, लेकिन ऐसे सेंसिटिव केस में गार्ड करने का वो हाईली पे करना पड़ता है, लाखों रुपए। तो रिया पे नहीं कर सकती, और रिया के तमाम ट्रांजैक्शंस पे अब सीबीआई से लेकर तमाम जांच एजेंसियों की निगाह है। न केवल रिया बल्कि उन तमाम रिया से जुड़े हुए लोग जो इस केस में वांछित हैं, उन लोगों पर। लेकिन सोचिए कि उन लोगों को पे कौन कर रहा है, जो इसको गार्ड कर रहे हैं। रिया को वही लोग पे कर रहे हैं जो इस नेक्सस का हिस्सा है, जिन लोगों ने जानबूझकर सुशांत सिंह राजपूत की हत्या करवाई, सुशांत सिंह राजपूत की हत्या के तमाम एविडेंस मिटाए, और रिया को एज अ विक्टिम, नॉट अ कल्प्रिट, एज अ विक्टिम खड़ा किया। और तमाम मीडिया मैनेजमेंट और ट्रोल मैनेजमेंट कर रहे हैं वही बेबी पैगविन से मतलब संबंधित वही लोग हैं, वो नेक्सस, वो पूरा गिरोह, वो पूरा संगठन पे कर रहा है। और सुनिए, वो संगठन मेरे आप और रिया टाइप नहीं है। वो हाईली पावरफुल पर्सन है, उनके पास पैसे की दिक्कत नहीं है, मसल्स पावर की दिक्कत नहीं है, पॉलिटिकल कनेक्शन की दिक्कत नहीं है, सरकारों की दिक्कत नहीं, क्योंकि वही लोग सरकार में हैं, समझिए। तो वो लोग जानबूझ के रिया को गार्ड कर रहे हैं कि बुरी से बुरी कंडीशन में उसको बचाया जाए, क्योंकि रिया पर है ऐसी चीजें। और मैं आपको बता देता हूं, चलिए
आज ये चलिए मैं आपको एक चीज बता देता हूं, क्योंकि कल जो मैंने नेक्सस देखा, राकेश सिंह परमार के फेसबुक लाइव पर, मैं आपको एक बहुत एक्सक्लूसिव और बहुत अहम बात बता रहा हूं। मैं हमेशा बताता हूं, जाते जाते आज भी एक चीज बताता हूं। आने वाले दिनों में राकेश सिंह परमार जी, आप मेरी बात को कोट कर सकते हैं, आने वाले दिनों में रिया चक्रवर्ती पर हमला होगा, आम पब्लिक के द्वारा या भीड़ के द्वारा या ऐसी चीजों के द्वारा, ताकि रिया चक्रवर्ती को विक्टिम दिखाया जाए। कल उसके सफेद बालों को और बाल के चेहरे को और उसके उसके क्लोजेट को और उन फोटोज को प्लांट किया गया मीडिया में, ताकि लोगों पे मैनिपुलेटेड हो कि यार इस लड़की पर मीडिया ट्रायल हो रहा है, मीडिया उसको गलत तरीके से अप्रोच कर रहा है। इसी तरह सिंपैथी गेन करने के लिए कल की डेट में रिया के साथ कुछ ऐसा होता है, कोई कोई स्याही फेंक दे, कोई अंडा फेंक दे, कोई चप्पल चला दे या उसको मारने की कोशिश करे उस भीड़ में, ये चीजें प्लांटेड होती हैं, ये चीजें केवल इमोशन गेन करने के लिए होती हैं। तो ये आप दो चीज खुलासा और एक आप अंदेशा बता रहा हूं। आप दो चीज कर रहे हैं। हाँ, अगर वो जो सादे वर्दी में है वो अगर सुरक्षा कर्मी है, किसी के हाँ, स्पाई नहीं है, मतलब हाँ। रिया को भी मुंबई पुलिस पे भरोसा नहीं है, आप ये कह रहे रिया हैं? को को नहीं, रिया को मुंबई पुलिस पर भरोसा नहीं है ऐसा नहीं मैं कह रहा हूं, क्योंकि रिया फंसेगी तो तमाम लोग फंसेंगे। पर मतलब रिया देखिए दो बात। सीबीआई और तमाम जांच एजेंसियों के सामने कुछ ऐसा ना बोल दे जिससे उन सब लोगों के भी गले जो है उसके लिए नाप लिया जा सके, तो इसीलिए वो हाँ, स्पाई भी तो कर वो रहे हैं। प्लांटेड है, वो स्पाई है ना हाँ, भाई, फिर सिक्योरिटी हाँ, कम स्पाई, सुरक्षा हाँ, गार्ड कम स्पाई है वो। दोनों चीज। हाँ, ठीक है, आपने ये हाँ, बात कहा था वो सिंपैथिक गेम वाला, तो रिया के पिताजी ने कल एक बयान दिया कि हम्म। एक मध्यम वर्ग के परिवार को बर्बाद किया, धन्य हो भारत देश। आर्मी का नाम भी लिया, आर्मी का भी नाम लिया। हाँ, तो मैं उस पर कल बोला था कि हाँ, जब तुम्हारी लड़की उनके पैसे से गुलछर्रे उड़ा रही थी तब धन्य हो भारत देश नहीं था। अब उस हम्म, पैसे से तेरा बेटा गांजा और अफीम अशीष खरीदते हुए पकड़ा गया, तेरी बेटी पकड़ी गई, तू पति पत्नी सारे उसी पर ऐश करते थे, बाकायदा एक नंबर में ट्रांजेक्शन हो रहा है, तब तेरे को बुरा लग रहा है? ये सिंपैथी के नहीं है। एनीवे, मुंबई फिल्म इंडस्ट्री के बहुत बढ़िया स्वर का कोकिला है चंद्रकला जी, वो आपको सुन रहे हैं, मैं उनको नमस्कार बोल रहा हूँ। आप भी अपना शो भजवा दीजिए। चंद्रकला जी सूफी गायिका हैं, हिंदी फिल्मों में गाती हैं, बहुत बढ़िया कलाकार है। अब दो प्रश्न आ गया तो उसका उत्तर ले लेते हैं। वीर प्रताप सिंह ने लिखा है कि सुशांत सिंह के मौत को लेकर महाराष्ट्र के राजनीति में उठापटक हो सकता है, क्या इसमें इसका फायदा होगा? मेरे ख्याल से आप वीर प्रताप सिंह ने सही सोचा है। महाराष्ट्र की जो वर्तमान कोलिशन है, शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस, तो कांग्रेस और एनसीपी इनको निचोड़ करके जिस तरह से गुठली फेंक दी जाती है रस लेकर के, ऐसा ही करके फेंकेगी, फिर वो धोबी का वो हो जाएंगे, ना इधर के ना उधर के। मुझे ऐसा लग रहा है, आपको कैसा लग रहा है श्रीकांत जी? आपकी ही चीज मैं यहाँ कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, कट से। आपने जो बोला बिल्कुल बहुत बहुत कम शब्दों में क्लियर कट बोल दिया। बिल्कुल। अब वीर बहादुर सिंह का एक अनुरोध है, उनका तो मेरे लिए तो खैर मेरे आदेश मानता हूं। मैं बबुरा गांव का रहने वाले हैं, तो बबुरा गांव के सभी लोगों का तो मेरे लिए आदेश होता है, अनुरोध तो होता ही नहीं, छोटा हो या बड़ा, क्योंकि मेरा सुख शांति इनके गांव के ही से बना हुआ है, तो मेरे लिए तो इनका आदेश है। आपने लिखा है कि एक दिन आप लोग बिहार की राजनीति पर चर्चा करें, तेजस्वी यादव चिराग पासवान के चक्कर में है, इसीलिए किसी से गठबंधन नहीं करता है। मेरे ख्याल से कल आप इसी विषय पर रख रहे हैं 5 बजे। मैं कल बोल दूं, कल सत्यान्वेशी भारत बिहार की राजनीति पर प्रोग्राम करेगा, कल शाम 5 से 6, आप देखिए मेरे फेसबुक पेज पर, और आप भी मेरे पर राकेश जी के भी मेरे देखिएगा पर भी आप, और अगर उसको लाइक इनका भी कीजिए। फेसबुक हाँ, अगर इनका फेसबुक आपने नहीं किया होगा, इनका कुमार श्रीकांत के नाम से है, शेर के साथ ब्राह्मण का फोटो है, तो शस्त्रधारी ब्राह्मण बड़ा खतरनाक होता है, परशुराम जी से लेकर के और गुरु द्रोणाचार्य तक। ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, शेर के साथ वाला है, कुमार श्रीकांत के नाम से, उसको शेयर लाइक और फॉलो कर लीजिए। या मेरे पर तो आप ही हैं, मेरा राकेश सिंह परमार वाले पर 2 मिनट के बाद वो शेयर हो जाता है, मेरे पर भी शेयर होगा। कल 5 से 6 बजे आइए, आपका बात मान लिया गया, और कल बिहार पर ही होगा आपके कहने से 5 बजे से 6 बजे तक। वैसे रोज ही किसी न किसी विधा होता है, लेकिन अब आपने कहा तो कल बिहार पर ही होगा। हाँ, वीडियो लंबा हो रहा है, हम इस वीडियो को 1 मिनट का, आपने लिखा है कि
लेकिन उनका सवाल भी नहीं, था। आप दोनों आदमी के साथ चल, हाँ दोनों ही आदमी रहेंगे भैया, दोनों आदमी रहेंगे, दो तीन और समझदार बुद्धिमान लोग रहेंगे, हम दोनों ही रहेंगे कल दोनों। हम मैं भी रहता हूँ रोज 5 बजे से। हाँ, आ, लेकिन का सवाल मेरे था एक उसमें। नहीं नहीं, वो यही सवाल था, वो सवाल नहीं था, वो हाँ, प्रश्न था कि एक दिन बिहार की राजनीति पर चर्चा तेजस्वी यादव चिराग पासवान के चक्कर में है, इसीलिए किसी से ये गठबंधन सवाल, नहीं हाँ, करता। हाँ ये सवाल, हाँ बोलिए बोलिए, ये सवाल है। इसीलिए सवाल का क्या देखिए, तेजस्वी यादव और चिराग पासवान दो धुरी हैं, राजनीति के दो धुरी हैं, और मेरा मानना है कि जब तक बीजेपी रहेगी सत्ता में तब तक वो दो धुरियां एक साथ नहीं आएंगी, ये तो क्लियर कट रखिए, ठीक है। लेकिन हाँ, चिराग पासवान मेरा मानना है कि तेजस्वी यादव से बेहतर राजनीति करते हैं और तेजस्वी यादव से बेहतर राजनीतिक समझ भी रखते हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। 2014 के इलेक्शन और 2019 के इलेक्शन में बीजेपी के साथ सीट शेयरिंग से लेकर बीजेपी के साथ आने को लेकर चिराग पासवान ने अपने पिता को मनाया और तमाम तरह की चीजें भी, वो इतिहास है, उस पर मैं नहीं जाना चाहता। लेकिन अगर चिराग पासवान के चक्कर में तेजस्वी यादव हैं तो वो अपना माइनस करेंगे, सेल्फ गोल करेंगे, क्योंकि तेजस्वी यादव किसी भी परिस्थिति में, मुझे नहीं लगता, ऐसा मैं ऐसा मतलब ब्रह्मा नहीं हूं, ब्रह्म वाक्य नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे नहीं लगता कि चिराग पासवान तेजस्वी यादव के साथ जाएंगे। नहीं, मैं एक नया अपडेट आपको दे देता हूँ, आपको भी पता ही होगा। आज हम्म। शाम को केंद्रीय समिति एलजेपी की बैठक हुई, हम्म। जिसमें निर्णय लिया गया कि जनता दल यू को मिले 144 सीट पर, मतलब पूरे बिहार के सभी सीटों पर। इस बात को बहुत ध्यान से सुना जाए, ये राजनीतिक आपके लिए है। हम्म। चिराग पासवान जनता दल यूनाइटेड के मिले 144 सीटों पर अपनी उम्मीदवारी उतारेगी, अपने उम्मीदवार उतारेगी। आज उन्होंने उम्मीदवारों की लिस्ट मांगी, हालांकि वो दबाव बनाने की रणनीति उतारेंगे नहीं। उस हम्म। पर जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता और पूर्व राज्यसभा सदस्य त्यागी ने कहा है कि हम्म। अगर आपको एनडीए में रहना है तो आपको एनडीए धर्म का पालन करना पड़ेगा और एनडीए की नीति से बदलना पड़ेगा। मतलब जो वीर बहादुर सिंह जी की राजनीतिक समझ है उसको आप हम्म। सीधा से नहीं नकारिए, इसलिए नहीं नहीं, नकारिए सीधे से नहीं नकार क्योंकि रहा हूं। नहीं नहीं, देखिए राकेश भाई, एक मिनट, सीधे से नहीं नकार रहा हूं, मैंने ये नहीं कहा कि वो गलत समझ रख रहे हैं। मेरा मानना है कि अभी अभी चिराग पासवान किसी डील करने की स्थिति में नहीं है, और बिहार में अगर चिराग पासवान को और तमाम उन दलों को छोड़ भी दे तो बीजेपी और आपको पता है नीतीश अगर साथ आते हैं तो उनको सत्ता में आने से कोई नहीं रोक सकता। और अगर चिराग पासवान बिहार में राजनीति चमकाने के लिए सेंटर में उनकी जो पोजीशन है उसको दांव पर लगाना चाहते हैं तो वो बेशक करेंगे, लेकिन इस वक्त आप केवल आत्मघाती होगा। वो, हाँ इस वक्त ये अतिवाद भी है, लेकिन केवल वो, मेरा मानना है कि इस वक्त वो केवल डील करना चाहते हैं, एक परफेक्ट बैलेंस चाहते हैं और अपने आप को सुपर रखना चाहते हैं। वो किसी भी हालत में बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड के खिलाफ नहीं जाएंगे, क्योंकि भले वो राष्ट्रीय अध्यक्ष और तमाम मीटिंग्स की, और कल उनके लोग भी होंगे मेरे साथ, मैं बताता चलूं आपको, है ना। मतलब देखिए, ऐसा भी होगा कि सुनाना बहू को दिखाना सास को, ये भी तो होगा। भाजपा से नहीं सीधे इसमें टकराने कोई की दो राय मुलाकात नहीं है। करते हो तो नीतीश हाँ, कुमार के बहाने इधर भी तो समझा रहे होंगे, ये भी होगा। नीतीश को तो तो हम समझा रहे हैं, देखिए नीतीश को तो समझा रहे हैं, लेकिन वो इधर शाह साहब को भी समझा रहे हैं कि शाह साहब ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन ध्यान रखिए, शाह साहब ने पहले ही कह दिया है कि बिहार का चुनाव में एक ही चेहरा है और एक ही व्यक्ति सब कुछ चीजें डिसाइड करेगा, उसका नाम है नीतीश कुमार, नीतीश ठीक। लेकिन खैर सीटों की शेयरिंग पे पेच फंसा हुआ अभी भी, क्योंकि ये मांझी इन कर रहे हैं। नहीं नहीं, अब इस विषय पर डिटेल ना हो, मामला कंगा ठीक पर, इस पर हम लोग कल ठीक है। 5 बजे रखे। वो विज्ञापन हाँ, में कहते हैं ना कि बाकी क्या हुआ, ये मिलते हैं कल 5 बजे सत्यनेशी भारत के चैनल पर, कुमार श्रीकांत के चैनल पर और राकेश सिंह परमार के चैनल पर। आज था कंगना रनौत पर, श्री कुमार श्रीकांत जी ने कहा कंगना रनौत वाले मामले में हम भी कह रहे हैं कि अतिवादी हुआ है, शिवसेना को बैकफुट पर आना ही था, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 9 तारीख को कुछ नहीं होगा, ये टाइम फिक्स हुआ। और अगर ऐसा हुआ तो पहली बार शिवसेना को मुंह की खानी पड़ेगी अपने संजय राउत बड़े बोलेपन की वजह से। और ये डेंट पड़ेगा, और ये भी एक डेंट पड़ेगा कि भाई कोई एक साधारण लड़की मुंबई में रह करके और डंके के चोट पका के मैं 9 तारीख आ रहा हूं, तुम्हारी हिम्मत ऐसे तो करके दिखाओ। अगर ऐसा होता है तो शिवसेना के राजनीति के रणनीतिकारों को विचार करना पड़ेगा। दूसरा,
रिया चक्रवर्ती, जैसा कि मेरा भी आशंका था, कुमार श्रीकांत ने भी मोहर लगाया कि वो जो पुलिस में बार बार जा रही है वो आउटपुट और इनपुट के लिए देने जा रहे कि क्या करें क्या ना करें। ऐसा जो लोगों की आशंका थी कि मुंबई पुलिस इसमें जरूर संदेह के घेरे में है, रिया चक्रवर्ती के बार बार जाने से बात पुख्ता होता है। खैर कल किसी और, एक मिनट, अभिषेक सिंह मेरे भतीजे जिन्हें अंत में पूछ दिया, तुम बड़ा लेट आए भतीजे, आपका प्रश्न ले लेते हैं। कंगना का कार्यालय कल तोड़ा जाएगा, ये कौन सा कानून है? हमने इस पर चर्चा कर लिया, इस वीडियो को देखो, शेयर करो और यूट्यूब पर भी जाकर देखो, हमने इस पर बात कर लिया, इसी बात को रिपीट नहीं करेंगे। खैर कल फिर इसी मुद्दे पर, किसी मुद्दे पर बात होगी। तब तक कुमार श्रीकांत जी को बहुत बहुत नमस्कार और आप सबको सादर प्रणाम। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।